हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निश क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिसर्च एप्टीट्यूड के हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और इससे पहले जो लेक्चर हुए आई होप आप उनको देख रहे होंगे, बिकॉज उसमें मैंने बेसिक टर्म्स और आपको इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग वगैरह के बारे में बताया था। और आज हमारा ये रिसर्च एप्टीट्यूड के मैथड्स ऑफ रिसर्च का पार्ट 3 है, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कवर करने वाले हैं। तो चलिए डिस्क्रिप्टिव स्टडी और एक्सपेरिमेंटल स्टडी को आज हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो भी हमने अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च किया था, वो वीडियो आप देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और चलिए तो फिर आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आज हम करने वाले। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से आप समझते हो क्या? डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन देना, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज लाइक पेंटिंग अ पिक्चर विद वर्ड्स। आप वर्ड्स के साथ देखिए पेंट कर रहे हो एक पिक्चर, अपने शब्दों के साथ, शब्दों से खेल रहे हो, ठीक है। इट्स अबाउट केयरफुली ऑब्जर्विंग, डिटेलिंग, समराइजिंग व्हाट्स हैपनिंग विदाउट ट्राइंग टू चेंज एनीथिंग। आप किसी चीज़ में मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हो, आप किसी चीज़ को चेंज नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी डिटेल्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, समराइज कर रहे हो कि क्या हो रहा है आपके आसपास, ठीक है। For example, imagine you want to describe the daily life of student in a school without changing anything. ठीक है, you would observe, ask question and write down what you see. आप देखिए यहाँ पे क्या करोगे? लिखोगे। आप देखना चाहते हो, आप ऑब्जर्व करना चाहते हो कि स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होती है जो स्कूल में जाते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी चीज़ चेंज नहीं कर रहे हो, उनको कुछ एक्ट करने को नहीं बोल रहे हो। आप क्या करोगे? उनको ऑब्जर्व करोगे, उनसे क्वेश्चंस पूछोगे और उसको लिखोगे। लिखने का मतलब क्या है? यहाँ पे आप उसका डिस्क्रिप्शन दोगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दोगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टडी। इसके की पॉइंट्स क्या होंगे? ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी फोकस ऑन ऑब्जर्विंग एंड डिस्क्राइबिंग थिंग्स एज दे नेचुरली अकर। जिस तरह से वो अकर हो रही है, नेचुरल, जो भी नेचुरल वे में हो रहा है, उसको आप डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। नो मैनिपुलेशन, आप मैनिपुलेशन नहीं करोगे, छेड़छाड़ नहीं करोगे। जो भी आपके सर्कमस्टांसेस है रिसर्च के, उसमें आप कोई फेरबदलाव नहीं करोगे। यू वुड नॉट ट्राई टू चेंज एनीथिंग, दिस सिंपली डॉक्यूमेंट व्हाट्स देयर। आपको वही लिखना है, आपको वही डॉक्यूमेंटेशन करनी है, वही राइट डाउन करना है जो कि वहाँ पे हो रहा है। आप कुछ मैनिपुलेशन नहीं करोगे। समराइज करोगे, द गोल इज टू प्रोवाइड क्लियर एंड डिटेल समरी। आप क्लियर एंड डिटेल समरी दोगे, ठीक है, जो भी उस सिचुएशन में या फिनोमिना में अकर हुआ है, ठीक है। इन अ नटशेल, डिस्क्रिप्टिव स्टडी आर लाइक टेकिंग अ स्नैपशॉट ऑफ अ सीन। रिसर्चर केयरफुली ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब व्हाट्स हैपन विदाउट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस और चेंज इट। देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होता है? आप स्नैपशॉट लेते हो, जो भी वहाँ पे सीन अकर हुआ है उसका स्नैपशॉट लेते हो, एक छोटी सी पिक्चर लेते हो, ठीक है। आप क्या करोगे? उसको ऑब्जर्व करोगे और डिस्क्राइब करोगे कि वहाँ पे क्या हुआ था। आप कोई चीज़ चेंज नहीं करोगे, किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं करोगे। लेकिन वो इन्फ्लुएंस हो सकती है, क्या पता। आप मान लीजिए इस एग्जांपल में स्टूडेंट्स को देख रहे तो वो स्टूडेंट अपना बिहेवियर चेंज कर दे, कॉन्शियस हो जाए, ठीक है, अच्छा एक्ट करने लग पड़े, तो वो सब चीज़ें अलग है। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, ठीक है। अपनी जैसे मान लीजिए आपने हाइपोथेसिस बनाई थी, तो आप उस वैसा आंसर चाहते हो, तो आप वैसा आंसर लाने के लिए बायस हो सकते हो, लेकिन आप वैसा नहीं करोगे। ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी का नेचर है, ठीक है। बाकी आप करते हो वो तो फिर आपकी मर्जी है। जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है, अपने अकॉर्डिंग आंसर पाने के लिए करोगे तो फिर वो अलग बात हो जाएगी, ठीक है। इट्स एन एक्सीलेंस वे टू गेट डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन और ग्रुप, ठीक है। जो भी डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको सिचुएशन की या किसी ग्रुप की, लाइक क्रिएटिंग अ डिटेल मैप ऑफ एन एरिया बिफोर डिसाइडिंग वेयर टू बिल्ड समथिंग न्यू। आप जैसे कोई डिटेल मैप बनाते हो, आपने कहीं पे कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आप बिना डिसाइड किए पहले उस जगह का डिटेल मैप बना रहे हो। उस तरह की होती है हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ठीक है। देन और इसके बारे में देखते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, जो देखोगे वो लिखना है आपने, वही ऑब्जर्व करके आपने डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। नो मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन नहीं करोगे, किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, ठीक है। रिसर्चर्स आर पैसिव ऑब्जर्वर्स, एक्टिव नहीं होंगे आप, पैसिव होंगे, आप सिर्फ ऑब्जर्व करोगे,
मैनिपुलेट नहीं करोगे। लेटिंग इवेंट्स अनफोल्ड नेचुरली, जो भी इवेंट्स होंगे वो नेचुरली अकर होने चाहिए, ठीक है। डिटेल्ड ओरिएंटेशन, द फोकस इज ऑन प्रोवाइडिंग डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ द सब्जेक्ट अंडर स्टडी। आप उसका डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करोगे जो भी वहाँ पे आप जिस चीज़ की स्टडी कर रहे हो। दिस कैन इंक्लूड कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर पैटर्न्स एंड एनी रेलिवेंट डिटेल्स, ठीक है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर पैटर्न्स होगी उन डिटेल्स का आप रिव्यू करोगे, ठीक है। देन आप क्या करोगे, इसकी ओरिएंटेशन बता रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, कि किस तरह की स्टडी होने वाली है। देन क्रॉस सेक्शनल और लॉन्जिट्यूडनल हो सकती है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी कैन बी क्रॉस सेक्शनल। देखिए जैसे क्रॉस सेक्शनल मैंने वो जो बेसिक टर्म्स थी उस वाले लेक्चर में भी बताया था कि स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे वो चीज़ हो रही है, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी हो सकती है जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है आपकी, या फिर लॉन्जिट्यूडनल भी हो सकती है कि ज़्यादा वक्त के लिए भी कंडक्ट कर सकते हो। मान लीजिए 2020 में आपने डिस्क्रिप्टिव स्टडी स्टार्ट की हिमाचल प्रदेश के ऊपर कि यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है। अभी 2024 चल रहा है और अभी आप इसका जो अपना रिजल्ट निकालने वाले हो, ठीक है, इसको पब्लिश कराने वाले हो कि किस तरह का उनका रहन सहन है, तो ये आपने एक तरह की डिस्क्रिप्टिव स्टडी की, ठीक है। और ये लॉन्जिट्यूडनल नेचर होगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा साल से चलती आ रही है, ठीक है, 1 2 3 4 साल जितने भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हो। और क्रॉस सेक्शनल कैसी होगी, आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने आज की डेट सिलेक्ट कर ली, आप आज कहीं पे गए और आपने वहाँ पे साइंस एक्सपेरिमेंट देखा, वो हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, और उसको आप फिर कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। डाटा कलेक्शन मेथड किस तरह का होगा आपका, आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस ले सकते हो, ठीक है, नेचुरल सेटिंग्स पे जाके ऑब्जर्व कर सकते हो कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। आप सर्वेज कर सकते हो, इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हो और कंटेंट एनालिसिस कर सकते हो, जो भी पहले से पब्लिश्ड मटेरियल है उसका एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, दैट इज कंटेंट एनालिसिस। द चॉइस ऑफ मैथड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्टडी, जो चॉइस होगी मैथड्स की वो नेचर ऑफ द स्टडी पे डिपेंड होगी, ठीक है। आप इनमें से कौन सा मैथड यूज करोगे डाटा कलेक्शन के लिए, यहाँ पे उसकी बात हो रही है, ठीक है। आपकी स्टडी जिस तरह की होगी आप उस तरह का ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यही वाला एग्जांपल लेते हैं, हम हिमाचल प्रदेश में स्टडी कंडक्ट कर रहे थे, तो हमने इंटरव्यूज़ कर लिए, हमने 1-on-1 इंटरव्यूज़ किए, हमने थोड़ा सर्वे किया, ठीक है, वैसे वैसे कर सकते हैं आप। एक से ज़्यादा मेथड भी इम्प्लॉय कर सकते हो डाटा कलेक्शन के लिए, ठीक है। आप क्वेश्चनर्स भी भरवा सकते हो, ठीक है। देन रिप्रेजेंटेटिवनेस होती है इसमें। डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफन एम फॉर रिप्रेजेंटेटिवनेस, ट्राइंग टू कैप्चर अ डाइवर्स एंड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग स्टडीड। दिस इनहांस द एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ द फाइंडिंग्स। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है और इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, इसके ऊपर मैं अलग लेक्चर लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा। लेकिन अभी आप इतना देखिए कि इसमें रिप्रेजेंटेटिवनेस का मतलब क्या है। इसमें आप डाइवर्स इमेज कैप्चर करते हो और एक्यूरेट इमेज पिक्चर कैप्चर करते हो आप, ठीक है, जो भी स्टडी कर रहे हो आप, जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो जो आप स्टडी कर रहे हो, जो भी आपका आपने डिस्क्रिप्शन दिया है, वो उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए जिस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे। ऐसे नहीं कि आपने अपनी ही मनमर्जी से कुछ भी लिख दिया, आपको वही लिखना है जो आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। दैट इज रिप्रेजेंटेटिवनेस, मतलब कि आपका जो एक्चुअल रिजल्ट है वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए जो आपकी एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस जो है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस जो है वो रिजल्ट्स में जो रिजल्ट्स आएंगे, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन को देख के जो रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट जो होंगे वो रिप्रेजेंटेटिवनेस होने चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा इतना, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव होने की चाहिए किसके लिए, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के लिए, कि यही चीज़ को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन आते हैं एग्जाम्पल्स, देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी के एग्जाम्पल्स क्या है। जैसे सेंसस मेथड आ गया, यहाँ पे सेंसस कंडक्ट करते हैं आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, हम जो हमारे इंडिया में सेंसस कंडक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस या फिर पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है, ये स्टडी की जाती है, दैट इज सेंसस सर्वे। इथनोग्राफिक स्टडी की जाती है, इमर्जिंग इन अ कम्युनिटी और अ कल्चर टू डिस्क्राइब इट्स कस्टम, रिचुअल्स एंड सोशल डायनेमिक विदाउट इंटरवेनिंग इन देयर नेचुरल एक्टिविटीज। इथनोग्राफी स्टडी का भी मतलब यही होता है। इथनोग्राफी में आप करते क्या हो कि आप उस जगह पे जाके रहते हो, उन लोगों के बीच में रहते हो, उनके कस्टम्स, उनके रिचुअल्स, उनके सोशल डायनामिक्स के बारे में जानते हो, उनको बिना छेड़छाड़ किए, ठीक है। फॉर एग्जांपल वही हम हिमाचल के ऊपर स्टडी कर रहे थे, तो हमने 4 साल के लिए स्टडी की, तो हम नेचुरल सेटिंग्स में जाके
जाके रहेंगे और उन लोगों को ऑब्जर्व करें कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से सोते हैं, कहाँ घूमते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, दैट इज इथनोग्राफिक स्टडीज, ठीक है। तो आप ये मेथड भी, और इसके ऊपर आप डिस्क्रिप्शन बनाओगे, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ठीक है। तो ये सिर्फ एक मेथड है। देन केस स्टडी कर सकते हो, इन डेप्थ एग्जामिनेशन कर सकते हो आप सिंगल इंडिविजुअल्स की या ग्रुप की या ऑर्गेनाइजेशन की, उनको स्टडी कर सकते हो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके एक्सपीरियंस क्या है, बिहेवियर्स क्या है। कंटेंट एनालिसिस कर सकते हो, आप समराइज कर सकते हो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। आप इंटरनेट पे सर्च करो, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के बारे में जानना चाहते हो, आपको बहुत से डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, आप उनको समराइज करोगे, आप उनमें से मेन पॉइंट्स निकालोगे, उनको छांट के आप लिखोगे, दैट इज कॉल्ड कंटेंट एनालिसिस, जो भी, ठीक है। ये टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, मीडिया भी हो सकता है, उसमें से भी आप पैटर्न्स, थीम्स और ट्रेंड्स को एनालाइज करोगे, ठीक है। देन ऑब्जर्वेशनल स्टडी हो सकती है, सिस्टमैटिकली ऑब्जर्विंग एंड डॉक्यूमेंटिंग बिहेवियर्स इन अ नेचुरल सेटिंग, ठीक है। आप ऑब्जर्व करोगे लोगों को और उनको लिखोगे कि किस तरह का उनका बिहेवियर है। नेचुरल सेटिंग्स में ये काम होगा और इसमें आप डिस्क्राइब करोगे सोशल इंटरेक्शंस, ग्रुप डायनामिक्स, इंडिविजुअल बिहेवियर्स, वही सारी चीज़ें सेम रिपीट हो रही है। आ जाके आपको डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है, जो भी आप मेथड इंप्लॉय करोगे, ठीक है। देन आता है पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट ऑफ अ फिनोमिना, ठीक है। इसमें हम व्हाट को डिस्क्राइब करते हैं, व्हाट, ठीक है, क्या, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख भी देता हूँ, क्या, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या है, तो ये वही वाला क्या है, इसको डिस्क्राइब करेंगे कि हम उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, वो चीज़ है क्या, ठीक है। They provide a baseline of information, offer insight into patterns and characteristics, and guides further research inquiries. While they don't establish cause and effect relationship, they contribute valuable knowledge to the researcher landscape. ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमें बेसलाइन प्रोवाइड हो जाती है इंफॉर्मेशन की, हमें उसका इंसाइट मिल जाता है कि किस तरह के पैटर्न्स है, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये गाइड करता है रिसर्चर को फर्दर इंक्वायरी के लिए, ठीक है। एक हमें बेस मिल गया, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमें क्या मिल गया, एक बेस मिल गया, ठीक है, हमें इंसाइट मिल गई, मतलब कि उसके अंदर की इंफॉर्मेशन मिल गई एक तरह से, ठीक है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, रिसर्चर को और इंक्वायरी करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज मतलब इसका कॉज क्या है या इफेक्ट क्या है ये नहीं बताएंगे, ठीक है, ये हमें नहीं पता चलता, ठीक है। सिर्फ इससे हमें एक वैल्यूएबल नॉलेज मिलता है रिसर्च लैंडस्केप के लिए, ठीक है, आगे की रिसर्चेस करने के लिए। इन एसेंस डिस्क्रिप्टिव स्टडीज आर लाइक डिटेल्ड पोर्ट्रेट्स दैट कैप्चर द रिचनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सब्जेक्ट विदाउट अल्टरिंग इट्स इनहेरेंट नेचर, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होती है। एक डिटेल्ड पोर्ट्रे होता है, आप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देते हो, जो भी आपने कल्चर या जिस भी टॉपिक के ऊपर में स्टडी की है उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, उसमें क्या रिचनेस है उस सब्जेक्ट की, ठीक है, पर आप उसका इनहेरेंट नेचर को यानी कि उसकी नेचुरल सेटिंग्स को नहीं छेड़ते हो, नो मैनिपुलेशन होता है इसमें, ठीक है। देन इसमें और देखते हैं क्या लिखा है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इनकम्पसेस वेरियस टाइप्स ईच टेलर्ड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड टेक्स्ट, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अलग अलग तरह की होती है, उनको अलग अलग तरह से बनाया गया है टेलर्ड टाइप रिसर्चेस के लिए, मतलब कि जिस तरह की रिसर्च होगी उस तरह से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर्स को, एक्शंस को, फिनोमिनास को नेचुरल सेटिंग्स में। जैसे एग्जाम्पल क्या, वॉचिंग डॉक्यूमेंट्स हाउ स्टूडेंट्स इंटरेक्ट इन अ क्लासरूम। हम डॉक्यूमेंट देखिए, वॉचिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग, हम स्टूडेंट्स को देख रहे हैं और डॉक्यूमेंटिंग कर रहे हैं, यानी कि लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह से क्लासरूम में इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशनल। हम बस उनको देख रहे हैं, हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देन सर्वे कर सकते हैं हम, जैसे कंडक्टिंग अ सर्वे टू अंडरटेक पब्लिक परसेप्शन ऑफ न्यू पॉलिसी। जो भी हमने न्यू पॉलिसी निकाली है, पब्लिक का परसेप्शन क्या, पब्लिक का क्या ओपिनियन है, उसको जानने के लिए हम सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसमें भी हम डिस्क्रिप्शन देंगे लास्ट में रिजल्ट में, ठीक है। देन केस स्टडी में क्या होगा, स्टडिंग द लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर। जैसे आपने किसी मान लीजिए आपने यहाँ पे ले लिया, जैसे कोई भी एंटरप्रेन्योर को आप ले सकते हो यहाँ पे,
फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे, मेरे को उनका नाम ही याद नहीं आ रहा, चलिए आप कोई भी एंटरप्रेन्योर को ले सकते हैं, जैसे बिरला इंडस्ट्रीज को ले लिया आपने, ठीक है, टाटा बिरला को ले लिया, तो उनके बारे में आप स्टडी करोगे, ठीक है, उनका एक्सपीरियंसेस देखोगे, आप स्टडी करोगे। अब उनसे आप पर्सनली तो जाके नहीं मिल सकते, इसलिए उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पे आपको अवेलेबल मिलेंगे उनको स्टडी करके, आप केस स्टडी करके उनका डिस्क्रिप्शन लिखोगे, ठीक है, कि उनके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। देन नेक्स्ट मेथड क्या आता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी में, कंटेंट एनालिसिस, जैसे एग्जामिनिंग न्यूज़ आर्टिकल्स टू आइडेंटिफाई रेकरिंग थीम्स इन मीडिया कवरेज, ठीक है, आप न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ रहे हो और उसमें देख रहे हो कि मीडिया ने किस किस तरह का क्या क्या चीज़ें कवर की है, दैट इज कॉल्ड कंटेंट एनालिसिस। ये कंटेंट ही है ना, जैसे हम यूट्यूब पे भी कंटेंट बनाते हैं, हम न्यूज़पेपर में भी कंटेंट दिया होता है, अलग अलग हेडलाइंस दी होती है, तो उनको उन्हीं न्यूज़ आर्टिकल्स को स्टडी करके आप एक कंटेंट के थ्रू अपनी डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर कर रहे हो। देन आर्काइवल रिसर्च भी होती है, रिव्यूइंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जो आर्काइव्स होते हैं, आर्काइव्स क्या होते हैं, वो पुराने ज़माने के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, रिव्यूइंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन द पॉपुलेशन डेमोग्राफीज। आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देख रहे हो कि पहले कितनी पॉपुलेशन थी, लोग किस तरह के थे, और उसमें आप डेमोग्राफिकल पॉपुलेशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो उस तरह से आप आर्काइवल रिसर्च भी कर सकते हो। क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो सकती है यहाँ पे, सर्वेइंग एम्प्लॉयज इन अ कंपनी टू अंडरस्टैंड देयर करंट जॉब सेटिस्फेक्शन। देखो आप, अब क्रॉस सेक्शनल मैंने क्या बताया था, पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ को, एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ को सर्वे कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि उनका जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन में डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी में, ठीक है। देन आता है लॉन्जिट्यूडनल स्टडी, आप ये क्या चलेगा ओवर द टाइम, ठीक है, कुछ ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए हो जाएगा, जैसे ट्रैकिंग द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम किंडरगार्टन थ्रू कॉलेज, ठीक है। अब देखिए कितना लंबा पीरियड है, जब वो केजी में पढ़ते थे वहाँ से लेके वो कॉलेज तक उनका किस तरह से एकेडमिक परफॉर्मेंस रही है, उसको ट्रैक करोगे आप। इसके लिए आप क्या देखोगे, उनके रिपोर्ट कार्ड्स देखोगे, किंडरगार्टन में कितने नंबर आए थे, फर्स्ट क्लास में कितने आए, सेकंड में कितने आए, थर्ड में कितने आए, उसके बाद वो बच्चा जब कॉलेज में हो गया तो तब वो कितने मार्क्स लेके आ रहा है। तो ये लॉन्जिट्यूडनल स्टडी होगी, ये ज़्यादा पीरियड के लिए एक्सटेंड होगी, ठीक है हमारी, इसमें भी हम डिस्क्रिप्शन देंगे। फिर और डिस्क्रिप्टिव स्टडी का मेथड क्या आ जाएगा हमारा, कंपैरेटिव रिसर्च आ जाएगा। अब कंपैरेटिव क्या होता है, कंपेयरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स इन डिफरेंट स्कूल्स। आप देखिए कंपैरेटिव में हम क्या करेंगे, टीचिंग मेथड्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम टीचिंग मेथड्स के बारे में जानना चाहते हैं, डिफरेंट स्कूल में किस तरह से पढ़ाया जाता है, तो ये कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एग्जामिनिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल में डिफरेंट स्कूल्स को कंपेयर कर रहे हैं कि उनके टीचिंग मेथड्स एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है, ठीक है। देन कोरिलेशनल स्टडी आ जाएगा, एग्जामिनिंग द कोरिलेशन बिटवीन आवर्स ऑफ द स्टडी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। देखिए कोरिलेशन क्या होता है, हम दो चीज़ों के बीच में, जैसे मान लीजिए एक्स वाई है, इनके बीच में हम क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। तो कोरिलेशन में क्या होगा, आप देखेंगे कि इतना टाइम पढ़ने से एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है क्या, 10 घंटे पढ़ने से बच्चा 100% मार्क्स ला सकता है, या 5 घंटे पढ़ने से क्या बच्चा 50% मार्क्स ला सकता है। ऐसे ऐसे आप करेंगे कोरिलेशन स्टडी की इन दोनों टाइम एंड उसकी परफॉर्मेंस के बीच में। यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइम एंड उसकी परफॉर्मेंस के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन, ठीक है। देन फील्ड रिसर्च कर सकते हैं, स्टडिंग द सोशल इंटरेक्शन इन द कम्युनिटी थ्रू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जो भी आप क्या करोगे फील्ड रिसर्च में, क्या करोगे, फील्ड्स में जाके सोशल इंटरेक्शन करोगे, ठीक है, लोगों के साथ मिलोगे, घुलोगे, उनके साथ बात करोगे किसी कम्युनिटी में, ठीक है, कि उनका क्या उस चीज़ पे ओपिनियन है जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के ऑब्जर्वेशंस को लेते हो, पार्टिसिपेंट से पूछताछ करते हो। दीज टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मैथड हेल्प द रिसर्चर गैदर इन्फॉर्मेशन। अब ये सारे मेथड्स क्या करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन गैदर के लिए हेल्प करते हैं। इससे आप क्या करते हो, जो भी आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, लेकिन विदाउट मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स, आप मैनिपुलेशन नहीं करोगे बिहेवियर्स में, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन होगा, ये मैथड उस पर डिपेंड करेगा कि आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किस तरह से करने चाहते हो। आप कंपैरेटिव, कोरिलेशनल या फील्ड रिसर्च करना चाहते हो, क्रॉस सेक्शनल, आर्काइवल, कंटेंट एनालिसिस, लॉन्जिट्यूडनल, केस स्टडी, सर्वे रिसर्च या ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, इनमें से कौन सा करना चाहते हो। जो भी आपका गोल होगा रिसर्च का, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिसर्च मेथड सिलेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए, ठीक है। और इसमें आप मैनिपुलेशन नहीं करते हो, ठीक है। देन आता है टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यहाँ पे एक मेजर टाइप्स है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, वो हमने ये जो देखे, ये मेथड से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को करने के लिए मेथड्स थे। अब हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के क्या क्या टाइप्स हैं हमारे, ठीक है।
तो अब हम क्या देखने वाले हैं, टाइप्स देखने वाले, ठीक है। अभी हमने मेथड्स को कवर कर लिया, यहाँ पे मेथड्स को हमने पूरी तरह से कवर कर लिया। अब हम टाइप्स देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के दो मेन बेसिक टाइप्स क्या होते हैं, जो कि हम बेसिक टर्म्स में भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। फर्स्ट वन इज कासी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है हमारा, फर्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, ठीक है। कासी एक्सपेरिमेंट, कासी एक्सपेरिमेंट बोले तो आधा अधूरा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट तो है लेकिन आधा अधूरा है, कासी एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और वैसे भी देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताते हैं, इसमें हम मैन्युपुलेशन नहीं करते हैं, मैन्युपुलेशन का यहाँ पे मैन्युपुलेशन का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये कासी एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, इसको आधा अधूरा एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। रिसर्च शेयर सिमिलैरिटीज विद द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये सेम टू सेम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरह है, बट लैक्स फुल कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, हमारा वेरिएबल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो वेरिएबल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, हम उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, हेंस इट इज अ कासी एक्सपेरिमेंट, मतलब कि आधा अधूरा एक्सपेरिमेंट है तो एक्सपेरिमेंट की तरह ही लेकिन आधा अधूरा। रिसर्चर मैनिपुलेट एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट मे नॉट रैंडमाइज पार्टिसिपेंट्स और हैव अ कंट्रोल ओवर द ग्रुप्स। देखिए आप रिसर्चर चाहे तो मैनिपुलेट कर भी सकता है, किसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकता है, क्या पता वो नेचुरल सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने की कोशिश करे। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, क्या पता उसके क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, रिसर्च क्वेश्चंस, तो लेकिन वो उनके पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर को रैंडमाइज नहीं कर सकता, उनमें रैंडमनेस नहीं ला सकता है, ठीक है, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो ग्रुप को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कासी एक्सपेरिमेंट बन जाता है, आधा अधूरा एक्सपेरिमेंट बन जाता है। एग्जाम्पल क्या होगा, स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग मैथड्स ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, आप इम्पैक्ट स्टडी कर रहे हो, टीचिंग मैथड्स का इम्पैक्ट स्टडी कर रहे हो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे, बाय असेसिंग डिफरेंट टीचिंग मैथड्स ऑफ टू डिफरेंट क्लासरूम बट विदाउट रैंडम असाइनमेंट्स, ठीक है। आप डिफरेंट टीचिंग मैथड्स को देख रहे हो डिफरेंट क्लासरूम्स में, लेकिन आप जो असाइनमेंट्स है उनको रैंडम नहीं कर रहे हो, विदाउट रैंडमाइजिंग द असाइनमेंट्स, ठीक है। जो भी असाइनमेंट्स आ रहे हैं, मैंने रैंडमाइजेशन का मतलब बताया था, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है मतलब कहीं से भी कुछ भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन रैंडम तरीके से हो रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ वहाँ पे मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे भी आप टीचिंग मैथड्स का देख रहे हो कि टीचिंग मैथड्स का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे, स्टूडेंट अच्छे नंबर लेके आएगा या नहीं लेके आएगा। लेकिन आप जो टीचिंग मैथड्स है वो क्लासरूम में टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। वो टीचर का पढ़ाने का तरीका टीचर का ही होगा, आप उसमें कोई चीज़ अपनी नहीं लेके आ सकते हो, बीच में नहीं घुसा सकते हो, ठीक है। कि आप टीचर को बीच में रुक के ये नहीं बोल सकते हो कि आप इस तरीके से पढ़ाओ या इस तरीके से पढ़ाओ, दैट इज कॉल्ड कासी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, मैनिपुलेट्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप मैनिपुलेशन कर सकते हो लेकिन सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, लैक्स फुल एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल, आपका फुल एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल नहीं होगा, पूरी एक्सपेरिमेंटल स्टडी नहीं होगी, मे और मे नॉट हैव अ कंट्रोल ग्रुप, आपका कंट्रोल ग्रुप कोई नहीं होगा। अब ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखेंगे हम कि कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, तभी मैं इन दोनों रिसर्चेस को साथ में लेके आया था क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो इसमें कासी एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं किसमें, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, अलाउ सम कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, आपका कुछ हद तक कंट्रोल रहेगा वेरिएबल्स के ऊपर, मोर फिजिबल दैन ट्रू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये ज़्यादा माननीय है जो आपका ट्रू एक्सपेरिमेंट होगा, तो उससे थोड़ा सा मतलब जो भी आपका पूरा तरह से एक्सपेरिमेंट होता है ना उससे थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम, मतलब तभी इसको आधा अधूरा एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। लिमिटेशंस क्या है, लेस कंट्रोल देन द ट्रू एक्सपेरिमेंट, जो ट्रू एक्सपेरिमेंट में आप जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है उसमें पूरा कंट्रोल होता है, इसमें लेस कंट्रोल है, ठीक है। देन लिमिटेड एबिलिटीज टू एस्टैब्लिश कॉजेशन, ठीक है। मैंने ये पहले ही बताया कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम यहाँ पे स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे एक दूसरा टाइप आ जाता है, ये सेकेंड टाइप है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का सेकंड टाइप है दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो या फिर कोजल कंपैरेटिव इसको बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना, कोजल कंपैरेटिव, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो दैट मीन्स आफ्टर द इफेक्ट, ठीक है, आफ्टर द इफेक्ट इसको बोलते, तो इफेक्ट होने के बाद आप उस चीज को स्टडी कर रहे हो। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विदाउट एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन, आप इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करोगे। रिसर्च स्टडी एग्जिस्टिंग कंडीशंस और बिहेवियर एंड अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई कॉजल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड आउटकम्स, जो भी आप ऑब्जर्व करोगे उसके बेस पे आप क्या करोगे कि कॉजल रिलेशनशिप्स को निकालने की कोशिश करोगे, तभी इसको कॉजल कंपैरेटिव बोल सकते हैं। आप कंपेयर कर रहे हो जो भी कॉज हो चुका है, कॉजल का रिलेशनशिप क्या होगी,
जो भी कॉज हो चुका है आप वो चीज़ देखोगे कि उसके उसके आउटकम्स को देखोगे। अब आप कॉज को तो वहाँ पे मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब बारिश होनी थी, बारिश हो गई है और आपको पानी दिख रहा है, तो आप उसके आउटकम्स को देखते हुए एक डिस्क्रिप्शन बनाओगे। दैट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, investing the impact of socio-economic status on academic achievement without manipulating socio-economic status। देखिए socio-economic status क्या हो गया, कौन अमीर गरीब है, ठीक है, वो हो गया आपका स्टेटस, ठीक है। आप किसका इम्पैक्ट मेजर कर रहे हो, सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस का अकेडमिक अचीवमेंट पे, ठीक है। जो भी आपका स्टेटस है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, उसका एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या असर पड़ता है वो चीज़ देखोगे। अब पर आप इसमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये तो पहले से ही है, इसको आप कैसे चेंज करोगे। लेकिन आप यहाँ पे जो हो चुका है, जो कॉज है उसको आप ऑब्जर्व करके क्या कर सकते हो, एक डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो आफ्टर द इफेक्ट, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, एग्जामिन करता है एग्जिस्टिंग कंडीशन को, जो कंडीशंस पहले से है उनको एग्जामिन करेगा। नो मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल, जरा भी मैनिपुलेशन नहीं होगा। अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई कॉजल रिलेशनशिप, इसमें हम सिर्फ कॉजल रिलेशनशिप देखेंगे, जो हमें कॉज दिख रहा है सिर्फ उसको ऑब्जर्व करके हम उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। एडवांटेजेस क्या होगा, यूजफुल व्हेन एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन इज इम्पॉसिबल। आप कब यूज कर सकते हो उसको, जब एक्सपेरिमेंट में मैनिपुलेशन इम्पॉसिबल हो, आप उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट ना कर पाए और डिपेंडेंट वेरिएबल को सिर्फ आप देख सकते हो, तब आप इसका यूज कर सकते हो। कैन एक्सप्लोर, देखिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या होता है कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, फिर उसका असर देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप कुछ नहीं कर सकते, मैनिपुलेट ही नहीं कर सकते, सिर्फ ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये हम मान के चल रहे हैं कि कॉज है, तो इसका कॉजल रिलेशनशिप देखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। दैट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। देन लिमिटेशंस क्या हो, यहाँ पे कैन एक्सप्लोर नेचुरली अकरिंग फिनोमिना, जो नेचुरली अगर फिनोमिना उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या, कैन नॉट इस्टेब्लिश कॉजेशन, ठीक है, कॉजेशन को आप नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। लिमिटेड कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, थोड़ा लिमिटेड कंट्रोल है हमारा इसके ऊपर क्योंकि हम बिल्कुल भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। देन इनका थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं, कासी एक्सपेरिमेंट और हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो का, ठीक है। इसमें देखो सम मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल, थोड़ा मैनिपुलेशन हो सकता है, इसमें ज़रा भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, इसमें थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। मे और मे नॉट इन्वॉल्व रैंडम असाइनमेंट्स, इसमें रैंडम असाइनमेंट्स शायद हो सकती हैं या फिर नहीं भी हो सकते। रैंडमाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, रैंडमाइजेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अगर रैंडमाइजेशन पूरी तरह से होगी तब तो वो ट्रू एक्सपेरिमेंट बन जाएगा। अगर फुल रैंडमाइजेशन होगी, ठीक है, फुल रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, फुल रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंट। तो ये जो ट्रू एक्सपेरिमेंट होगा ये तो फिर हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बन जाएगा। तो इसमें इस तरह से पूरी तरह से रैंडमाइज्ड ग्रुप्स नहीं होते, ठीक है। इसमें और एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होगा, नो रैंडम असाइनमेंट्स, कोई रैंडम असाइनमेंट्स नहीं होगी, इसमें पूरी तरह से मना कर दिया हमने। देन कंट्रोल ग्रुप्स क्या होगा, शायद या शायद कंट्रोल ग्रुप्स हो सकते हैं, शायद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, वरना अगर होंगे तो ये ट्रू एक्सपेरिमेंट बन जाएगा, आधा अधूरा एक्सपेरिमेंट नहीं रहेगा। और आफ्टर द इफेक्ट में क्या कहते हैं, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो आफ्टर द इफेक्ट में क्या करते हैं, कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं होता। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है ये सब की वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। और यह भी आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी पता चल जाएगा, ठीक है। और कॉजेशन किस तरह से होता है, लिमिटेड एबिलिटी टू इस्टेब्लिश कॉजेशन, थोड़ी सी एबिलिटी है आपकी इस्टेब्लिश को कि कॉज जो है आप उसको इस्टेब्लिश कर सको कि किसी चीज़ का किसी चीज़ पे प्रभाव क्या पड़ा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या प्रभाव पड़ा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये याद रखना, तभी कासी एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें क्या आप कॉजल कंपैरेटिव बोलते हैं इसको, तो आप वही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल बारिश हो चुकी है उसका असर देख रहे हो आप, डिपेंडेंट वेरिएबल पे ज़मीन पे असर देख रहे हो मान लीजिए, ठीक है, लेकिन इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कॉजल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे चलते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए जो कासी एक्सपेरिमेंट था ना हमारा, इसको हम क्या, जो कासी एक्सपेरिमेंट था, कासी एक्सपेरिमेंट को तो हम आधा अधूरा एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो को हम
कॉजल कंपैरेटिव भी बोलते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसको कॉजल रिसर्च भी बोलते हैं, इसको कॉजल रिसर्च भी बोलते हैं, या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। कॉजल शब्द याद रखना। और वो जो था एक्सपोज फैक्टर उसको कॉजल कंपैरेटिव बोलते हैं, उसमें हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। कॉजल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन दैट सीक्स टू एस्टैब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन से होंगे, हमारा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो देखेंगे। अनलाइक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च विच एम्स टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिनोमेना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू ऑब्जर्व इट्स इम्पैक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप क्या कर रहे थे, आप किसी फिनोमेना को एनालाइज कर रहे थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को देख रहे थे। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, आप करते हो मैनिपुलेशन, किसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो, फिर उसका असर देखते हो आप डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। आपने किसी चीज़ को, आपने फैन का स्विच ऑन किया, अब उसका असर आप देखोगे फैन पे कि फैन घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, ठीक है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको आगे और अच्छे से समझेंगे। दिस डिजाइन अलाउ रिसर्चर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट कॉजल रिलेशनशिप। देखिए इसमें कॉजल रिलेशनशिप का आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि इनके बीच में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप किस तरह का है, ठीक है। देन चलते हैं हम इसके की फीचर्स पे। की फीचर्स क्या होगा, मैनिपुलेशन कर सकते हैं आप वेरिएबल्स की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप क्या करते हो, मैनिपुलेट करते हो, ठीक है, मैनिपुलेट करते हो। देन रैंडम असाइनमेंट्स होती हैं इसमें। पार्टिसिपेंट्स आर रैंडमली असाइन टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस और ग्रुप्स। यहाँ पे आप रैंडमली असाइन करते हो, यहाँ पे रैंडमाइजेशन आ रहा है, आप यहाँ पे कोई फेरबदलाव नहीं कर रहे हो, आपको जो कैंडिडेट मिल रहा है आप उसको वैसे 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 एक्सपेरिमेंटल कंडीशन असाइन करते जा रहे हो, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते जा रहे हो। आप यहाँ पे ये नहीं कि अपने रिश्तेदारों को ए ग्रुप में ले आओ सो दैट आपका रिजल्ट अच्छा है और बाकी की जो जनता है उसको बी ग्रुप में डाल दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि जो भी बंदा आ रहा है उसको ऐसे 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 बांटते चल रहे हो दो ग्रुप्स में, ठीक है। दिस रैंडमाइजेशन हेल्प्स द कंट्रोल फॉर द पोटेंशियल कंपाउंडिंग वेरिएबल्स टू इंश्योर दैट द ग्रुप हैव कंपेरेबल एट द आउटसेट। देखो यही रैंडमाइजेशन हमें इंश्योर करता है कि जो हमारे कंपाउंडिंग वेरिएबल्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी इस रिसर्च स्टडी को, उनको थोड़ा हम रिड्यूस कर पाए और जो रिसर्च का रिजल्ट है रैंडमाइजेशन की वजह से हमारा अच्छा आ पाए, ट्रू रिजल्ट आ पाए, ठीक है। देन कंट्रोल ग्रुप्स किस तरह के होंगे, हमारे कंट्रोल ग्रुप क्या होता है वो देख लीजिए आप यहाँ पे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑफन इंक्लूड कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दैट डज नॉट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट देते ही नहीं है। दिस ग्रुप सर्व एज अ बेस लाइन फॉर द कंपेरिजन टू एसेस द ट्रू इम्पैक्ट ऑफ द मैनिपुलेटेड वेरिएबल। तो इससे हम क्या देखते हैं कि जो हमारा जो भी हमारा मैनिपुलेटेड वेरिएबल था उसका असर क्या रहा। फॉर एग्जाम्पल आपने दो मेडिसिन बनाई है, यहाँ पे मेडिसिन ए और एक आपने मेडिसिन बी, ठीक है। आपने 10 बंदे यहाँ पे ले लिए, 10 पीपल यहाँ पे ले लिए, 10 लोग यहाँ पे ले लिए। ये जो है ए वाली मेडिसिन, ये असली वाली मेडिसिन है। आपने पहले रैंडमाइजेशन 20 लोग आए, उनको 1 2 1 2 1 2 करके बांट दिया अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है। अब ये जो है ये असली की, ये रियल मेडिसिन है, ठीक है, जो आपने बनाई है। इन सभी को सरदर्द हो रही है मान लो, ठीक है, इनको हेडेक है, ठीक है, इनको हेडेक है, सभी को सरदर्द हो रही थी, इनको अलग अलग 2 ग्रुप्स में बांट दिया हमने। ये रियल जो ये 10 लोग जाएंगे ये तो असली वाले ग्रुप में जा रहे हैं जो असली की मेडिसिन खाएंगे, और ये जो बी वाले हैं ये प्लासिबो खाएंगे, ठीक है। प्लासिबो क्या होता है, शुगर पिल, ठीक है, इसको शुगर पिल बोल सकते हो आप, इसको शुगर पिल बोल सकते हो। ये बस कोई मीठी सी गोली होगी उसको खाएंगे, इनको पता नहीं है कि ये असली की दवाई है या नहीं। फिर हम देखेंगे कि इनका सर दर्द जाता है या नहीं, या फिर इनका सर दर्द जाता है या नहीं। अगर ये लोग बोलेंगे कि हमारा सर दर्द तो गया ही नहीं और ये बोलेंगे हमारा सर दर्द गया, इसका मतलब हमारा रिजल्ट सही आया। और ये जो प्लेसिबो वाला ग्रुप है ना, जिसको हमने प्लेसिबो दिया है, जिसको हमने शुगर पिल दी है, इसी को हम बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। यही हमारा कंट्रोल ग्रुप होता है, जिसको हम जिसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं है, इसको ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, इसको हमने ट्रीटमेंट दिया ही नहीं, ठीक है। इसको हमने असली वाली गोली जो थी वो दी नहीं, इसको हमने नकली वाली गोली दी, दैट इज कॉल्ड प्लेसिबो, उसको प्लेसिबो बोलते हैं। अगर ये लोग भी, इनमें से भी 5 लोग बोले कि हमारा सर दर्द चला गया, मतलब कि उनको ऐसे ही वो सोच रहे थे और उनको लगा कि हमने दवाई खा ली और हमारा सर दर्द चला गया, या फिर क्या पता इनका भी सर दर्द ना जाए, मतलब कि तभी हमारा एक्सपेरिमेंट सही होगा कि हमारी जो सर दर्द की दवाई है
वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन इन 10 लोगों ने बोल दिया कि हमारा सर दर्द चला गया, 9 लोगों ने भी बोल दिया, तो भी 99% हम श्योर हो जाएंगे कि हमारी दवाई सही काम कर रही है। तो कंट्रोल ग्रुप कौन सा होगा? जिसको एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, जिसको प्लेसिबो दिया जाएगा, जस्ट कंपेयर करने के लिए कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए कि हाँ सही में ये मेडिसिन, हमारी जो रियल मेडिसिन है वो काम करती है या नहीं करती है, ठीक है। ये होता है हमारा कंट्रोल ग्रुप। जो बी ग्रुप है यहाँ पे हमारा कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है। कोजेशन इन्फ्रेंस क्या होता है? इन्फ्रेंस क्या होता है? कंक्लूजन। तो कोजेशन का इन्फ्रेंस किस तरह से निकाला? द गोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज टू मेक कोजल इन्फ्रेंस। जो भी आपने कोज देखा है उसका कंक्लूजन क्या रहेगा वो निकालना आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। बाय मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स एंड कंट्रोलिंग द अदर फैक्टर्स, रिसर्चर एम्स टू एस्टैब्लिश दैट चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड रिस्पॉन्सेज चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इस्टेब्लिश कोजेशन इफेक्ट किस तरह से देखता है? कोजेशन का जो भी कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम इसमें निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं? रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है और इसका इफेक्ट देखता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। तो यही हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। इसी तरह से हम कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालते हैं। यहाँ इसको कॉज करेंगे, ठीक है, इसके कॉज से इस पे क्या अफेक्ट हमारा पड़ा, ठीक है। दैट इज कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं स्टेप्स, ठीक है। तो कॉजल कंपैरेटिव जो हम कॉजल रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं, इसके स्टेप्स क्या है, किस तरह से हम ये कंडक्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्लियरली आर्टिकुलेट्स द रिसर्च क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम दैट रिक्वायर इन्वेस्टिगेशन। जो भी हमारा रिसर्च क्वेश्चन होगा या रिसर्च प्रॉब्लम होगी उसको हम क्लियरली डिफाइन करेंगे, ठीक है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन हमें करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? जो हमारा एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उस स्टडी पे पहले से जो स्टडीज हो चुकी हैं उनको रिव्यू करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, और उन पे क्या क्या चीज़ें हो चुकी है और उसके बीच में गैप क्या है। देखिए जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिव्यू और जो आप करने वाले हैं उनके बीच में गैप क्या होगा, ठीक है। जो गैप होता है उसको बोलते हैं हम रिसर्च गैप। रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्च गैप आप एक बार निकाल लेंगे। रिसर्च गैप होता क्या है? जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है और जो आप रिसर्च करने वाले हैं उसके बीच में क्या डिफरेंस होगा। कुछ डिफरेंट तो होना चाहिए ना, उसी को कुछ हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, फाइंडिंग समथिंग न्यू इज कॉल्ड रिसर्च। तो जो कुछ नया ढूंढना है आपने, तो आपको जो पहले से स्टडी हो चुकी है जो आप करने वाले उसके बीच में कुछ डिफरेंट पॉइंट्स होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिसर्च गैप। तो वो रिसर्च गैप आप निकालोगे लिटरेचर रिव्यू करके। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? आप पुराना लिटरेचर, जो पुरानी पब्लिश्ड फाइल्स हैं, जो पुराने पब्लिश करवा चुके हैं अपनी रिसर्च को, उनको पढ़ेंगे, उनको देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या फाइंडिंग्स की हुई हैं, ठीक है। देन आप क्या करोगे? हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करोगे। आप क्लियरली हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करोगे। हाइपोथेसिस क्या होती है? एक स्टेटमेंट्स होती हैं, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो कि बताती है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। उन हाइपोथेसिस को आप क्या करोगे? टेस्ट करोगे, ठीक है। आप रिलेशनशिप बताओगे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे? आप ऑपरेशनलाइज करोगे वेरिएबल्स को। क्लियरली डिफाइंड एंड ऑपरेशनलाइज द वेरिएबल्स स्पेसिफाइंग हाउ दे विल बी मेजर्ड और मैनिपुलेटेड। आप इनको ऑपरेशंस में कैसे लेके आओगे, ठीक है। यहाँ पे उसी की बात हो रही है। आप वेरिएबल्स को स्पेसिफाई करोगे कि किस तरह से आप उनको मेजर करोगे, किस तरह से मैनिपुलेट करोगे, कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट होगा, कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा, कौन सा कंफाउंडिंग होगा। इन सब वेरिएबल्स को आप क्लियरली स्टेट करोगे, ठीक है, डिफाइन करोगे एक तरह से। और आप किस तरह से ये ऑपरेशंस करोगे, आप किस तरह से अपनी रिसर्च चलाओगे, किसको मैनिपुलेट करोगे, किसके ऊपर आप कॉज देखोगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप डिफाइन करोगे अपनी रिसर्च में। देन आप रिसर्च डिज़ाइन सिलेक्ट करोगे। चूज एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जैसे प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, ये होता है रेंडमाइज्ड एंड कंट्रोल ट्रायल, ठीक है, इसको आरसीटी भी बोलते हैं, रेंडमाइज एंड कंट्रोल ट्रायल। देन फैक्टोरियल डिज़ाइन होता है, डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च क्वेश्चन, जैसा रिसर्च क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल या फिर फैक्टोरियल डिज़ाइन, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब
इसके बाद हम देख लेते हैं फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, रैंडम असाइनमेंट्स। ठीक है, आप रैंडमली असाइन करोगे पार्टिसिपेंट्स को डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डिफरेंट, जो हमने देखा था एग्जांपल, आप ए और बी ग्रुप में उनको बांटोगे। ये वाला जो ग्रुप होगा ये कंट्रोल ग्रुप होगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं ये भी कंट्रोल ग्रुप हो सकता है, ये ना पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि इसको हम प्लेसिबो देने वाले हैं, इसको नकली ट्रीटमेंट देने वाले हैं, उसको असली ट्रीटमेंट देने वाले हैं। तो ये वाला ऐसे करके आप रैंडमाइज असाइनमेंट करोगे। इन लोगों को 20 लोग आए, इनको दोनों ग्रुप्स में बांटोगे रैंडमली। ठीक है, इनके बीच में कोई फेरबदलाव नहीं करोगे। ठीक है, देन मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पे रैंडमाइजेशन के लिए कि पर्चियाँ बना दो, ए बी लिख के 20 पर्चियाँ बना दो। जिसके पास ए पर्ची आएगी वो ए ग्रुप में जाएगा, जिसके पास बी आएगी वो बी ग्रुप में जाएगा। इस तरह से भी रैंडमाइजेशन हो सकती है। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करोगे। ठीक है, और उसका इफेक्ट देखोगे आप डिपेंडेंट वेरिएबल पे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे। ठीक है, ये तो कंट्रोल ग्रुप हो गया, और ये जो ए वाला जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, इस पे आप क्या करोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करोगे और इसका रिजल्ट देखोगे आप डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा आपका, आपकी मेडिसिन होगी, उसका रिजल्ट आप देखोगे कि उनकी हेडेक पे पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है, डाटा कलेक्शन करोगे आप। डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा, डाटा कलेक्टेड ऑन बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप मेजर द डिफरेंट वेरिएबल्स बिफोर एंड आफ्टर द मैनिपुलेशन। आप डाटा कलेक्ट करोगे, देखोगे बिफोर मैनिपुलेशन और आफ्टर मैनिपुलेशन किस तरह का इफेक्ट आया है उनके ऊपर। ठीक है, पहले ट्रीटमेंट देने से पहले क्या रिजल्ट्स थे, उनकी क्या राय थी, और ट्रीटमेंट देने के बाद क्या राय है, तो उसका डाटा आप कलेक्ट करोगे इन दोनों ग्रुप से। ठीक है, जब आप डाटा को एनालाइज करोगे, उसके बेस पे कंक्लूजन निकालोगे और उसके बाद आप लास्ट में रिपोर्ट लिखोगे। दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये इसके पूरे स्टेप्स थे। कॉजल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप between variables and it plays a foundation role in the scientific inquiry and the development of evidence based practices। ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस के लिए बहुत अच्छा है। और ये हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किसके लिए जरूरी है, ये हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझाने में मदद करता है। ठीक है, बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स मैंने आपको बता दिया, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के, दोनों इंटरलिंक्ड है। और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसके हमारे दो टाइप्स थे, वो थी कासी एक्सपेरिमेंट यानी कि आधा अधूरा एक्सपेरिमेंट, और एक्स पोस्ट फैक्टो यानी कि आफ्टर द इफेक्ट। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च थी उसको करने के हमारे अलग अलग मैथड्स भी थे। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, केस स्टडी, कंटेंट एनालिसिस, आर्काइवल, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्जिट्यूडनल स्टडी, कंपैरेटिव रिसर्च, कोरिलेशनल स्टडी, फील्ड रिसर्च, ये सारे मेथड्स थे। और इसके दो डिफरेंट टाइप्स है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के, कासी एक्सपेरिमेंट एंड एक्स पोस्ट फैक्टो, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप देखते हो, कॉजल रिलेशनशिप देखते हो, उनका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालते हो आप। ठीक है, आप वेरिएबल्स को रैंडमाइज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। आपका एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हो। कंट्रोल ग्रुप को आप प्लेसिबो देते हो, उसी को हम कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं जिसको नकली ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसके स्टेप्स देखे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और इसी तरह से मैं आपके लिए आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में।